नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कुछ घटनाएं आपको सुनाता हूं, उसके बाद फिर बात करते हैं कि इनका मतलब क्या है, इनसे क्या भविष्य की दिशा निकलती है, वर्तमान में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में ये क्या कहानी कहते हैं, इन सब पर बात करूंगा। पहले उन घटनाओं का जिक्र सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले में इंदिरापुरम है एक जगह, वहाँ आदित्य मॉल है, एक मॉल है, उसमें थिएटर में द कश्मीर फाइल्स फिल्म चल रही थी और जो दृश्य देश भर में दिखाई दे रहा है वही वहाँ भी था। फिल्म के बीच में एक मुस्लिम दंपति उठे, युवा थे, उठे, दोनों ने बोलना शुरू कर दिया फिल्म के खिलाफ। और आखिरी जो उनकी बात थी उस पर ध्यान दीजिएगा कि ये फिर होगा, ऐसा होता आगे भी होगा, ये कहकर वो थिएटर से बाहर जाने लगे। किसी ने उनके पास जाने की, किसी ने उनसे अभद्रता करने की, किसी ने उनको कोई नुकसान पहुंचाने की या उनके खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश भी नहीं की। सिर्फ इतना हुआ कि जब वो निकलने लगे तो जय श्री राम के नारे लग रहे थे। तो अब आप बताइए, सहिष्णु कौन है, असहिष्णु कौन है? आप देखिएगा इन सब घटनाओं से एक नैरेटिव जो है किस तरह का निकलता है वो देखिए। दूसरी घटना भी उत्तर प्रदेश की है। एक ज़िले में योगी के गीत पर, गाने पर डीजे जो है बज रहा था, होली में नाच रहे थे लोग, और इन नाचने वालों पर मुस्लिम घरों से ऊपर से पथराव शुरू हो गया। उन्होंने किसी के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाया, किसी के खिलाफ कुछ बोला नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उनके ऊपर पथराव हो रहा था। एक तो होली, ऊपर से योगी के नाम का डीजे बज रहा है, इस पर ऐतराज़ था। तीसरी घटना देखिए, बिहार की है। बेतिया ज़िले में होली के दिन प्रशासन ने धारा 144 लगा दी। उसको तोड़कर कुछ लोग ट्रक पर डीजे रखकर होली का गीत गा रहे थे, नाच रहे थे। प्रशासन ने उस डीजे को जब्त कर लिया। उस डीजे का ड्राइवर डीजे लेने के लिए गया तो उसको थाने में बिठा लिया गया। औपचारिक गिरफ्तारी नहीं हुई जैसा पुलिस का कहना है, लेकिन उसकी मौत हो गई। उसके घर वालों का कहना है, आसपास के लोगों का कहना है कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई। पुलिस का कहना है कि वो हैंडपंप पर पानी पी रहा था पुलिस परिसर में ही, वहाँ मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, इसलिए उसकी मौत हो गई। उसके बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस थाना फूंक दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने ही भागते भागते अपनी गाड़ियों में आग लगा ली। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। मैं मानता हूं कि पुलिस जो कह रही है, गुस्से में लोग ऐसा करते हैं, किया होगा। चौथी घटना, और सबसे चिंताजनक है ये चौथी घटना। ये सब घटनाएं चिंता पैदा करती हैं, लेकिन चौथी घटना सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब के मुद्दे पर एक फैसला सुनाया और संविधान सम्मत फैसला सुनाया। कहा कि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। जो लोग भी इस्लाम को समझते हैं, ठीक से सही परिप्रेक्ष्य में उसकी बातों को रखते हैं, वो सब इससे सहमत है। जो इसके सहारे अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे थे, वो सब इसके खिलाफ है। तो कोर्ट से तो ऐसे आदेश अमूमन आते रहते हैं, जो किसी के, जाहिर है कि जो भी फैसला आएगा वो किसी के पक्ष में होगा, किसी के खिलाफ होगा। जिन न्यायाधीशों ने ये फैसला दिया उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और ये धमकी देने वाला संगठन है तमिलनाडु का, जिसका नाम है तमिलनाडु तौहीद जमात। इसके लोगों ने सार्वजनिक कार्यक्रम में, ऐसा नहीं किसी बंद कमरे की बैठक में, सार्वजनिक कार्यक्रम में, बल्कि 2 कार्यक्रमों में ये धमकी दी कि ये जो फैसला दिया गया है इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो क्या नतीजा भुगतना पड़ेगा? उनको याद दिलाया कि धनबाद में एडिशनल सेशंस जज जो उत्तम आनंद थे, उनको जिस तरह से एक टेम्पो वाले ने उड़ा दिया था, उस तरह का नतीजा हो सकता है। इस धमकी के बाद कर्नाटक सरकार ने उन न्यायाधीशों को, हाई कोर्ट के उन जजेस को जो है वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई। विवेक रंजन अग्निहोत्री इस समय देश में नहीं पूरी दुनिया में चर्चा में है। क्या किया है उन्होंने?
एक फिल्म बनाई है। वो फिल्मकार हैं, उनका काम वही है फिल्म बनाना। उन्होंने फिल्म बनाई है और सच्ची घटनाओं पर एक फिल्म बनाई है, द कश्मीर फाइल्स। उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उनको भी सरकार को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देनी पड़ी। जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के मुद्दे पर धरती आसमान एक करते थे, वो लोग कहाँ हैं? उनके मुंह पर क्यों ताला लगा हुआ है? उनकी ज़बान क्यों सिल गई है? क्यों उनसे नहीं बोला जा रहा है कि भाई न्यायाधीश का काम है भारत के संविधान के अनुसार कानून की व्याख्या करना और उसके मुताबिक फैसला देना, उनके सामने जो प्रश्न है उसके मुताबिक उस पर जवाब देना, उसका फैसला सुनाना। इसके लिए अगर न्यायाधीशों को धमकी दी जाएगी जान से मारने की, आप याद कीजिए पहले भी हुआ है पंजाब में आतंकवाद के समय जब खालिस्तानी तत्वों का बोलबाला था, उस समय भी जजेस को ये धमकियां दी जाती थी और ये धमकियों को उन्होंने अमल करके भी दिखाया। तो अब क्या भारत में न्यायाधीशों को फैसला सुनाने से पहले, ख़ास तौर से अगर वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ और एक ख़ास धर्म से जुड़ा हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो संविधान को भूल जाएं और उनकी जो इच्छा है उसके अनुसार फैसला सुनाएं। इसी ओर ले जाने की कोशिश हो रही है। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ एक नैरेटिव का हिस्सा है कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो इतने सालों से बता रहे थे, उसी को सही मानो। सच दिखाने की कोशिश करोगे तो उसका भुगतान करना पड़ेगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसका जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। और कैसे? जान से हाथ धोकर। अगर हमारे धर्म के खिलाफ बोलोगे तो याद दिलाया जाएगा कि कमलेश तिवारी का क्या हुआ, यति नरसिंहानंद के खिलाफ क्या हुआ, किस तरह से उन पर जानलेवा हमला हुआ। और ऐसा ये दो ही उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण हैं। और ये बार बार संदेश देने की कोशिश होती है कि बोलो मत, चुप रहो, इस पर अपनी ज़बान बंद रखो। ये आम लोगों से ही नहीं कहा जा रहा है, ये न्यायाधीशों से भी अब कहा जा रहा है कि इस पर मत बोलो, इसके बारे में फैसला मत दो, ये कह दो कि ये हमारे अधिकार के बाहर है। इस तरह की कोशिश हो रही है बताने की। मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं। एतराज़ इसलिए नहीं कि ये स्वाभाविक है उनके लिए, सैकड़ों हज़ारों साल से ऐसा हो रहा है, तो इसलिए इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। चौंकने वाली बात है कि जो लोग आज़ादी की, संविधान की, अभिव्यक्ति की आज़ादी की, उसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता की, अपने धर्म के पालन की, जो क्रिएटिव लोग हैं उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी की, इन सब की कस्में खाते थे, वो चुप हैं। और वो चुप हैं इसलिए कि ये जो कुछ हो रहा है, ये जो घटनाएं मैंने बताई, ये उनके नैरेटिव में फिट होता है। वो भी चाहते हैं कि ऐसा हो। इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठे वो बर्दाश्त नहीं है। द कश्मीर फाइल्स के साथ यही हो रहा है। आलोचना सुनिए, किसी ने उस फिल्म का कोई क्रिएटिव क्रिटिसिज्म नहीं किया है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि किसके कहने पर बनाई, क्यों बनाई, ये भी पूछा जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि भाई इतना पैसा क्यों कमा रहे हैं, आपका उद्देश्य तो सच सामने लाना था, तो पैसा क्यों ले रहे हैं? पैसा मिल रहा है तो लोगों में बांट दें, तो लोगों को मुफ्त में फिल्म दिखा दें। ये सब उन लोगों की ओर से आ रहा है जो बरसों बरस, दशकों तक आतंकवादियों को महिमा मंडित करने वाली फिल्मों को ब्लैक में टिकट खरीद कर देखते रहे, उनकी प्रशंसा करते रहे हैं, उनके पक्ष में उनकी प्रशंसा में लेख लिखते रहे हैं, भाषण देते रहे हैं। लेकिन उन सब लोगों के मुंह पर ताला लगा है कि एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने इस पूरे तंत्र को, इस पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। और क्यों कर पाया? फिर कह रहा हूं कि सिर्फ इसलिए कि वो व्यक्ति सच के साथ खड़ा है, जिसका नाम विवेक रंजन अग्निहोत्री है। वो और उनके साथी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने पहले ये साहस किया, फिर इसके लिए मेहनत की, और आज जहां वो हैं, वो एक संदेश है इस बात का, उनको जो समर्थन मिल रहा है कि जो सच बोलेगा उसके साथ लोग खड़े होने के लिए अब तैयार हो गए हैं।
अब लोग चुप रहने को तैयार नहीं है। अभी तक जो नैरेटिव चलाया जा रहा था और सफल हो रहा था वो सिर्फ इसलिए कि जो लोग उसको गलत समझते थे, जो जानते थे कि ये झूठ है, वो सब जानकर भी चुप थे। अब ये चुप्पी टूट रही है। ये जो तमाम सेकुलर लोग और कुछ मुस्लिम नेता बार बार बात करते हैं गंगो जमन तहजीब की, ये दरअसल इस्लाम का जो एक कॉन्सेप्ट है तकैया, ये इसका जो है दूसरा नॉमेनक्लेचर है, दूसरा नामकरण है। तकैया ये कहता है कि अगर काफिरों में घिर जाओ, नॉन बिलीवर्स में घिर जाओ, तो उनके साथ दोस्ती करो, उनकी प्रशंसा करो, उनसे संबंध बढ़ाओ, उनसे मिलजुल कर रहो। ये गंगो जमन तहजीब वही है। ये कब शुरू हुई? बंटवारे के बाद, जब देश का बंटवारा हो गया उसके बाद। और अगर ये, मैं पहले भी 2-3 बार ये बात कह चुका हूँ, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर ये गंगो जमन तहजीब सचमुच होती तो देश का बंटवारा किसी भी हालत में नहीं होता। देश का बंटवारा किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं हुआ, धर्म के नाम पर हुआ। और अगर 2 धर्मों के बीच में गंगो जमन तहजीब थी तो वो उस धर्म के आधार पर दूसरा देश कैसे बन सकता है एक धर्म के आधार पर? काफ़ी दबाव पड़ने पर ये तमिलनाडु की सरकार ने आखिर इस संगठन के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके खिलाफ जो धाराएं लगाई जाएंगी वो ऐसी होंगी कि उनको कम से कम सज़ा मिले, या हो सकता है सज़ा भी न मिले। तो फिर कह रहा हूँ, सवाल ये है कि चुप कब तक रहेंगे? और चुप्पी तोड़ने का ये मतलब नहीं है किसी के साथ हिंसा कीजिए। आप देखिए पूरे देश में जिस तरह से ये फिल्म चल रही है, विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोई फर्क नहीं रह गया है। भाषा की दीवार टूट गई है। अभिव्यक्ति जो है वो किसी भाषा की मोहताज नहीं होती है। ये द कश्मीर फाइल्स बता रही है। दक्षिण में जिस तरह से ये फिल्म चल रही है, जो लोग हिंदी भाषा नहीं समझते वो भी देखने जा रहे हैं। उससे पता लग रहा है कि सच बोलो, सच के साथ खड़े हो, लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। और ये इस देश का माहौल बदला है, कोई कुछ भी कहे, पिछले 8 सालों में। पिछले 8 सालों में लोगों में ये हिम्मत आई है कि सच को सच और झूठ को झूठ कह सके। जानते पहले भी थे, समझते पहले भी थे, बोलने की हिम्मत नहीं थी। इस सरकार ने लोगों को बोलने की हिम्मत दी है, और वो जो बोलने की हिम्मत दी है, वो जो ताकत दी है, वो परिलक्षित हो रही है इस समय पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में। और सारी सीमाएं जो हैं वो क्षेत्र की, भाषा की, भूगोल की, ये सब टूट गई हैं। हर व्यक्ति सच जानना चाहता है, लेकिन बात यहीं तक रुकने वाली नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में भी जो रविवार को बनाया था उसमें भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि इस नरसंहार के बहुत से दोषी अभी भी जीवित हैं, हमारे आपके बीच में घूम रहे हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये इस पूरे नरसंहार का पूरा सच सामने आना चाहिए। इसलिए इस समय जो देश में माहौल बना है, सच को जानने की जो उत्कंठा पैदा हुई है, सच के साथ खड़े होने की जो हिम्मत आई है, उसका जो है सरकार को फ़ायदा उठाना चाहिए। फ़ायदा इस मायने में कि जो दोषी हैं उनको सज़ा दिलाई जाए। ये कैसे हो सकता है कि मानवता के दुश्मन, लोगों का घर जीवन उजाड़ने वाले हमारे आपके बीच में बैठे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उनको पता चलना चाहिए कि उन्होंने क्या पाप किया है, और पाप की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। वो नैतिक आधार पर कह रहा हूँ, अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए, ये कानूनी आधार पर कह रहा हूँ। और इस देश का कानून सक्षम है ऐसे लोगों को सज़ा दिलाने में। कोई नया कानून बनाने की ज़रूरत नहीं, इन्हीं कानूनों के तहत इन लोगों को सज़ा दिलाई जा सकती है। तो फिर कह रहा हूँ कि ये जो नैरेटिव पिछले 60-70 सालों से बनाया जा रहा था, वो भरभरा कर गिर रहा है। वो गिर रहा है इसलिए कि वो झूठ पर खड़ा था। जैसे ही सच की आंच मिली वो पिघल गया, गिर गया। और ये बार बार होगा। अगर आप सच के साथ हर बार खड़े होंगे तो हर बार झूठ का नैरेटिव इसी तरह से गिरेगा। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे।
किसी नए मुद्दे के साथ। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।